लर्नर्स स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है, फिर चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और मैं आपको करवाते हुए चलूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना। तो हमारी प्रथा के अनुसार पहले मैं आपको बताऊंगी पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी और फिर हम करेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की बात। तो सबसे पहले लर्नर्स सोचो, अगर भारत एक रंगमंच हो तो क्या होगा? तो हर प्रदेश यानी कि हर स्टेट के लोग और हर स्टेट का भाषा, उस मंच के अलग अलग कलाकार होंगे। इस कहानी में हम चलेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ और देखेंगे कैसे हमारी संस्कृति अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाती है, अलग अलग रूपों में खिलती हुई नजर आती है। बहुत पहले ना लर्नर्स, केरला में एक सम्राट थे, चेर राजा। उनके समय में संस्कृत और तमिल मिलकर बन गई एक नई भाषा मलयालम। जब उन्होंने रामायण का अनुवाद मलयालम में करवाया तो लोगों को लगा अब हमारे राम की कहानी हमारी भाषा में है। इससे लोगों में अपनी भाषा और संस्कृति का के प्रति गर्व बना। पुराने राजाओं ने अपनी राज के धर्मों को पोषित किया। उन्होंने मंदिर बनवाए, ग्रंथों को लिखवाया और त्योहारों, कथाओं और परंपराओं को जीवंत बनाए रखा। जब राजा धार्मिक होते तो उनका राज भी भक्ति और कला में उज्जवल होते जाता था। राजस्थान और मध्य भारत में जन्म हुए राजपूत ये वीर योद्धा थे जो अपनी सूरवीरता और मर्यादा के लिए मशहूर थे। उनके कहानियों में रणभूमि, ईमान और त्याग था। कभी अमर सिंह, कभी पृथ्वीराज चौहान। उनका जीवन एक कथा बन गया जो हमें वीरता सिखाता है। अब बात करते हैं डांस की। कथक ये एक ऐसा नृत्य था जिसमें कहानी सुनाई जाती थी हाथों के इशारों, पैरों के घुंघरुओं और चेहरे के भावों से। ये कथक राज दरबार से निकलकर सबके दिल का डांस बन गया। अब चलते हैं बंगाल, जहाँ भाषा थी बंगला और लोगों में कला का था जुनून। यहाँ के लोगों ने कविता, गीत और कहानियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को भाषा में पिरोया। जैसे मलयालम ने केरला की पहचान बनाई, वैसे ही बंगला ने बंगाल की। देश के अलग अलग कोने में रहते थे पीर। जो कौन थे? पीर थे सूफी संत, प्रेम और दया का संदेश देते थे। और मंदिरों में होती थी लोकगीत, नाच और पूजा जो लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। ये सब धार्मिक जगह सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी थे। अब सोचो, बंगाली लोग क्या पसंद करते थे? सबको पता होगा, मछली। बंगाल में मछली सिर्फ खाना नहीं है, यह एक परंपरा है। हर पर्व, हर त्योहार में मछली का अपना एक स्थान है। सो लर्नर्स, भारत एक जादू जैसा देश है। तो अब इस जादू जैसे देश के बारे में हमें एनसीईआरटी क्या बताता है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे समान तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वो तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलते हैं और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहते हैं। इसी तरह हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्से के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं, उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों का आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होता है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्र में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंततः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। आपको ये पूछ सकता है कि चेर आज के समय में कहाँ है? तो चेर आज के समय में केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में ये राज्य स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्र भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर ही आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृति जो लगभग 12वीं सदी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ
लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषय के हैं मलि प्रवालम शैली में लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ था लीला तिलकम, ठीक है, वो कौन सी शैली में लिखा गया था? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था, जिसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ये नोट कर लेना। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़िया में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची भी है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ये भी आप ध्यान में रखना कि राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ज्यो ज्यो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़िया को जीता, जैसे मुगल, मराठी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। अब हम राजपूत के बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपुताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। जैसे पृथ्वीराज चौहान उनमें से एक शासक था, जिनके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा भी है। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखते थे, जिनका रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते थे, अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों में एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं संगीत सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीर का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। तो क्या स्त्रियां को भी इन कहानियों का स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता से आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब हम पढ़ेंगे कथक डांस के बारे में। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द मतलब कथा, कथा शब्द से निकला है ये कथक, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाली की जाती थी। ये कथाकार अपने हाव, ये चीज आप ध्यान में रखना। यहाँ से कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषा में कहानी के लिए किया जाता है। यहाँ तक आप ध्यान में रखना। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण की पौराणिक कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार से प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। ये जो कथक था, ये कब बहुत फेमस हो गया और लोगों के बीच आया? तो ये आया, कौन लेके आया था और किनके शासनकाल के दौरान ये आया था? तो अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा।
1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य के रूप इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गए हैं। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों की प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। कथक के बारे में, कथक से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो जिसके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में या फिर आप स्टैटिक जीके बोल सकते हो, स्टैटिक जीके में आके मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी जो क्वेश्चन आते हैं। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या था? जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे, लघु यानी छोटा, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथ को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। जो पांडुलिपि लिखते थे ना, उन्हीं सब का को मुगल बादशाह ने यह काम दिया था, ये सब चित्र बनाने का भी। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़ गए, नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान की राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपना विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रकारी बनने लगा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रबल शैली का विकास हुआ, जिसे बशोहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त की रसमंजरी कहाँ पे चित्रित किया गया था? तो तलहटी जो कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे ये भानुदत्त की रसमंजरी चित्रित किया गया था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिसके फलस्वरूप उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिन्हें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नील और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृति चित्रित करते थे। कला के इन नमूने में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिसमें वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। अब हम जानते हैं बंगाल के बारे में। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते थे। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली भी बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृति ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत में उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव आखिर कैसे हुआ? तो ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंश शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी ज्ञानी यात्री ह्यून सॉन्ग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी के से पाल शासक के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीता, तो उसे सूबा माना जाने लगा।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने ईस्वी में अकबर ने बंगाल को जीता था, तो 1586 में। तो उसे क्या माने जाने लगा था जीतने के बाद? तो सूबा माना जाने लगा था। उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उसे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन का नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि शामिल है। ये पहली श्रेणी में है। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद की गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानी, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। आपको यहाँ से यहाँ तक इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपि पाई गई है जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच हुई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब पीर और मंदिर क्या है? 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ज्यो-ज्यो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगल को साफ करके भूमि में धान खेती करने लगे। शनै-शनै स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के एक नए समुदाय से मिल गए। इन्हीं दिनों में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी 1586 में, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन स्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन समुदाय के नेताओं ने प्रदान की थी। ये नेता शिक्षक और निर्णायों की भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से इन्हें लोग पीर कहते थे। किन्हें? उन नेताओं को। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियों बहुत लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र मजारें पाई जाती थी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर हो रहा था, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने ऐसा देखा है चैप्टर 2 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आ जाने पर नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्हें इन स्मारकों का निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दिया। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजे जाते थे, तो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उन्हें प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्लिया आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली और चौचाला यानी चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापित कला में विशिष्ट बंगाल शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाले ढांचे में चार त्रिकोणीय छत चार दीवार पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मतलब मंदिर का डिजाइन आप लोगों को ध्यान में होगा, ये इस टाइप का त्रिकोण, जैसे पहले ये ऐसे बनता है और फिर ऐसे, ये त्रिकोण से ये मंदिर का डिजाइन होता है ना। आई होप आपको ड्राइंग अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये हो गया आपको गर्भगृह, जिसमें भगवान की प्रतिमा होती है। ठीक है, ये इसके अंदर, और ये जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है त्रिकोण डिजाइन का होता था। चलिए, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारियां चित्रकारी, सजावट, टाइलों अथवा मिट्टी के पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। अब मछली, आखिर बंगाल में मछली इतनी फेमस क्यों है, वो देखते हैं। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है।
आपको मैंने समरी में ही बता दिया था कि मछली बंगाल में कितनी ज़्यादा फेमस और कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा होता है और बंगाल साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवार पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियां को साफ करते हुए एक टोकरी में भर कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामीस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध की ढील दे दी। बृहद पुराण में जो बंगाल के रचित 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ है, वो स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति देती है। ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ब्राह्मण को मछली खाने की अनुमति कहाँ से मिली है, तो वह बृहद धर्म पुराण से मिली है, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी की संस्कृत ग्रंथ है। इन्होंने ही ब्राह्मण को मछली खाने की अनुमति दी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है। तो लर्नर्स, हमने आज ये जाना इस चैप्टर में कि भारत एक जादू जैसा देश है, जहाँ हर कोने में एक अलग कहानी है, एक अलग भाषा है और एक अलग कला है। आप 10 किलोमीटर चलो, 20 किलोमीटर चलो, तो लोगों का पहनावा बदल जाता है, लोगों की बोली बदल जाती है, लोगों का भाषा बदल जाता है। ये है भारत, जहाँ हर एक कोने में अलग अलग भाषा, अलग अलग आपको संस्कृति, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, और इन सब ने मिलकर बनाई है हमारी भारत की संस्कृति। तो आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कथक, राजपूत या मलयालम भाषा या बंगाल? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और स्टडी विद प्राची चैनल को सब्सक्राइब करके ही चैनल पे से जाना, ताकि आगे ऐसी ही आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं आपसे मिलूंगी अब चैप्टर 8, जो होगा हमारी क्लास 7 का लास्ट चैप्टर। तो मिलती हूँ आपसे अगले दिन, अगले चैप्टर, अगले कहानी में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।